बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट शाहीन सिद्दीकी। एक दफ़ा फिर ज़्याबितीज़ की पेचीदगियों के हवाले से हमारे माहिरीन मौजूद हैं। ज़्याबितीज़ की जिस पेचीदगी के बारे में आज हम बात करेंगे वो है हार्ट अटैक। ज़्याबितीज़ के मरीज़ों में हार्ट अटैक के बारे में हम आज गुफ्तगू करेंगे। आलमी इदारे सेहत की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सालाना पाकिस्तान में 2.5 लाख अफराद इमराज़ क़ल्ब की वजह से हलाक हो जाते हैं, और जिसमें ज़्यादातर तादाद जो है, 1/3 तादाद अगर हम कहें तो वो ज़्याबितीज़ के मरीज़ों की है। क्योंकि ज़्याबितीज़ के मरीज़ों में हार्ट अटैक, अगर एक आम फर्द को हार्ट अटैक होगा तो उसको सीने पे तकलीफ़ के साथ शुरू होता है हार्ट अटैक अगर हम कहें तो, लेकिन ज़्याबितीज़ के मरीज़ क्योंकि बिल्कुल पेनलेस हो जाते हैं, उनको दर्द बिल्कुल फ़ील नहीं होता, और अमूमन ये होता है उनको मामूली से पसीने आते हैं, वो समझते हैं कि शायद शुगर लेवल डाउन हो गया है, या बहुत सारे मरीजों में हम देखते हैं वो तेज़ाबियत की शिकायत करते हैं कि शायद मैदे में हमारे तेज़ाबियत हो रही है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। और होता यही है, जब अस्पताल लेके जाते हैं तो वो उनकी हलाकत हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ज़्याबितीज़ के मरीज़ों की हार्ट अटैक में हलाकत हो जाना। तो आज हम हमारे स्टूडियो में माहिरीन मौजूद हैं, माहिर इमराज़ ज़्याबितीज़ में मौजूद है, माहिर इमराज़ क़ल्ब भी मौजूद हैं। टब्बा हार्ट सेंटर से आज हमें ज्वाइन किया है। हम सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असदुल्ला बुगटी साहब, टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट से इनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर नदीम नईम साहब, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट से इनका ताल्लुक़ है, माहिर इमराज़ ज़्याबितीज़। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैफुल हसन साहब, डायरेक्टर मार्केटिंग है फार्मेवो से। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। हाँ, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बाकायदा। सर, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त ज़्याबितीज़ के मरीज़ों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और तकरीबन 3.5 करोड़ तादाद जो है इस वक्त सामने आ चुकी है IDF की रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि 2 लाख मरीज़ ऐसे हैं जो मतलब सामने आ चुके हैं। उसमें से भी बहुत से मरीज़ हैं जो प्रॉपर अद्वियात नहीं ले रहे होते, मतलब अगर वो अपनी अद्वियात वक्त पर लें और वक्त पर खाएं और अच्छी डाइट लें तो वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो किस तरह एक ज़्याबितीज़ का मरीज़ अपने आप को बचा सकता है, अपने आप मतलब अपनी केयर कर सकता है कि वो पेचीदगियों से, जितनी पेचीदगियाँ हैं ज़्याबितीज़ के मरीज़ों की, वो बच सके ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जैक्टली। सबसे पहले तो कल आप सबको पता है कि 14 नवंबर था, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट किया जा रहा था। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की सेलिब्रेशन कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं लेके आई है, बहुत बुरी न्यूज़ लेके आई है। IDF का एटलस 10th एडिशन कल उन्होंने अपने स्टेट्स दिए। वो ये समझ रहे थे 2019 वाले स्टेट्स के मुताबिक कि हम शायद पाकिस्तानी 2040 में 37 मिलियन तक पहुंच पाएंगे, लेकिन 2 साल के बाद 2021 के अंदर 33 मिलियन, यानी हम बात करें 3.25 करोड़ शुगर के मरीज़ों की। सही। हम वो लोग हैं जो आज से 30 साल पहले की अगर हम बात करें तो हम पूरी दुनिया के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर तीसरी बेहतरीन नेशन के तौर पे आया करते थे, और आज अगर हम बात करें अपनी, तो हम इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे टॉप के ऊपर हैं। अक्सर लोग कह रहे हैं कि शायद हम तीसरे नंबर पे हैं, तो हम तीसरे नंबर पे नहीं हैं। तीसरे नंबर पे हम इस वजह से हैं कि हमारी आबादी कम है इंडिया और चाइना से। अगर हम प्रेवलेंस की बात करें तो हम सबसे ऊपर हैं। तो अक्सर मेरे मरीज़ मुझसे सवाल पूछते हैं कि हुआ क्या, बीच में किस जगह हमने गलती की कि हम सबसे बेहतर जगह से सबसे बुरी जगह पे आ गए। तो मैं हमेशा उन्हें यही कहता हूँ, लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर रखने की कोशिश करते, अगर हम अपने सीडेंटरी लाइफस्टाइल को रोक देते, अगर हम जंक फूड से परहेज़ करते, अगर हम बिंज वाचिंग से परहेज़ करते, अगर हम वॉक करना शुरू कर देते, अगर हम, जिसे मैं यूजुअली कहता हूँ कि ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ द यूरोपियन स्टाइल, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यूरोपियन स्टाइल को फॉलो करना शुरू किया। उनकी सारी अनहेल्दी हैबिट्स को तो हम लोगों ने अडॉप्ट किया, लेकिन उनकी हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करना छोड़ दिया हमने। तो जो अनहेल्दी हैबिट्स उनकी थी, हमने उनको अडॉप्ट कर लिया, और अपनी अनहेल्दी हैबिट्स के साथ मिला के हमने एक ऐसा कंपाउंड बना लिया जिसके बाद हम इस वक्त दुनिया में टॉप के ऊपर हैं। अपने मरीज़ों को भी मैं यही कहता हूँ कि एक दफ़ा अगर आप शुगर के मरीज़ हो गए हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शुगर रिवर्ट नहीं हो सकती, मैं कहता हूँ कि शुगर रिवर्ट भी हो सकती है। अर्ली स्टेज के अंदर अगर शुगर का मरीज़ आ जाता है तो ये पॉसिबल है, बल्कि हुई भी है, कि आपकी शुगर वापस जा सकती है, ठीक हो सकती है, और उसके होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। सब मेडिसिन से पहले, सब दवाओं से पहले लाइफस्टाइल सबसे पहले आता है। सही। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताइएगा कि ज़्याबितीज़ के मरीज़ क्योंकि पेनलेस हो जाते हैं, उनको दर्द महसूस नहीं होता, चाहे उनके पैर में ज़ख़म हो जाए तो उनको दर्द महसूस नहीं होगा, चाहे उनकी बिनाई चले जाए उनको महसूस नहीं होगा, उनके गुर्दे फेलियर की तरफ जा रहे हों लेकिन उनको दर्द महसूस नहीं होगा, अगर उनकी किडनी में स्टोन भी हो जाए तो उनको दर्द महसूस नहीं होता। और यही एक हार्ट अटैक के हवाले से है कि ज़्याबितीज़ के मरीज़ों में अगर उनको हार्ट अटैक हो रहा है तो उनको पेन नहीं होता। सब मतलब एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है अगर दर्द है तो, क्योंकि दर्द फील होगा तो हम ज़्यादातर डॉक्टर्स की तरफ जाएंगे या हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे। तो मुझे बताएंगे क्या सिम्टम्स होते हैं
कि ज़्याबितीज़ के मरीज़ अगर 10 साल 15 साल हो गए और उनको हार्ट अटैक हो रहा है, तो क्या अलामत हम ज़्याबितीज़ के मरीज़ों को बता सकते हैं, या अगर उन्हें अलामत हैं तो वो फौरी तौर पर हॉस्पिटल जाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोगों के इनविटेशन का कि मैं लोगों को बता सकूं, कुछ बात कर सकें ज़ियाबतीस और दिल के हवाले से। तो सबसे पहली और अहम चीज़ कि ज़ियाबतीस की बहुत ज़्यादा जो पेचीदगियां हैं वो इन्वॉल्व करती हैं गुर्दों को, दिल को, दिमाग को, हाथों पैरों को, हर जगह को। बट 80% लोग जो ज़ियाबतीस की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अगर मरते हैं तो वो दिल की वजह से मरते हैं, कि ज़ियाबतीस की पेचीदगियाँ दिल को इन्वॉल्व करती हैं और फिर वो लोग मौत का शिकार होते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ मरीज़ों में ज़ियाबतीस या शुगर की वजह से दिल की तकलीफ़ महसूस नहीं होती जैसे आम पॉपुलेशन को होती है। तो उन मरीज़ों में बजाय डायरेक्ट दर्द होने के उनको बाज़ दफ़ा अचानक सांस का फूलना, बैठे बैठे अगर अचानक सांस फूलना शुरू हो गई, या वो रूटीन वॉक जो पहले कर रहे थे उसमें पहले उनको कोई अलामात नहीं थी, अब अगर वो वॉक कर रहे हैं उनका सांस फूल रहा है, तो सांस फूलना भी ये अलामत होती है कि वो दिल की इन्वॉल्वमेंट है। और ज़ियाबतीस के मरीज़ों में डायरेक्ट प्रेजेंटेशन हार्ट अटैक के साथ, एंजाइना के साथ, हार्ट फेलियर के साथ और सडन कार्डियक डेथ के साथ, कि अचानक अटैक आया और पता नहीं चला, रात को बेड पे ही सुबह को देखा तो वो हमें डेड मिला मरीज़। तो ये सब प्रेजेंटेशंस जो कि डायबिटीज़ में और शदीद फॉर्म में होती हैं, बहुत सिवियर होती हैं। तो ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए सबसे अहम यह है कि उनको अगर कभी चलने पे या बैठे सांस फूले या किसी भी तरह की चेस्ट डिस्कम्फर्ट, लाजमी नहीं है कि दर्द हो, और जो दिल का दर्द होता है ये भी समझना बहुत अहम होता है। लोगों के जहनों में ये होता है कि लेफ़्ट साइड में दर्द हो, बाजू में हो, ये नहीं है। कि आप अगर नाफ से लेके जबड़े तक ये पूरा हिस्सा जो है ये इन्वॉल्व होता है। इस हिस्से में कहीं पे भारीपन है, दर्द है, झुंझुनाहट है, हैवीनेस है, कोई भी चीज़ फील कर रहे हैं तो वो दिल की तरफ से हो सकती है। हमें पता है कि ज़ियाबतीस के मरीज़ स्पेशली प्रोन होते हैं कार्डियक प्रॉब्लम्स डेवलप होने के लिए, और अगर वंस प्रॉब्लम हो भी जाए, अगर फ़र्ज़ करें एक नॉन डायबिटिक है और एक डायबिटिक है, दोनों को अगर हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक की प्रेजेंटेशन बहुत सिवियर होगी उसमें जिसको डायबिटीज़ है। हार्ट अटैक के साथ मरने के चांसेस, मॉर्टेलिटी वो बहुत ज़्यादा होगी उस मरीज़ में जिसको डायबिटीज़ है। हार्ट अटैक के साथ हार्ट फेल्यूर होना वो बहुत ज़्यादा होगा उसमें जिसको डायबिटीज़ है। और हार्ट अटैक की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अलग से पेचीदगियाँ, जिसमें दिल के अंदर सुराख हो जाना, दिल के वेल्व्स का लीक होना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस उस मरीज़ में जिसको ज़ियाबतीस है वो ज़्यादा शदीद भी होंगी, फ्रीक्वेंसी में भी ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू द पेशेंट जिसको डायबिटीज़ नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहला कि पहचानना कि दिल का मसला हो रहा है, और फिर फौरी ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे दिल की बीमारियों का इलाज जदीद और बर वक्त मुहैया किया जाता है, वहाँ पे फ़ौरन पहुँचे तो मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। सही। मैं आऊँगी सैफुल हसन साहब की तरफ, डायरेक्टर मार्केटिंग है फार्मेगो। सैफ साहब हमें ये बताइए कि इस वक्त आपकी जो प्रोजेक्ट चल रहा है डिस्कवरिंग डायबिटीज़ के हवाले से, ये प्रोजेक्ट में अभी तक कितनी सक्सेस हुई है? जो रवां साल आप लोग इस पर वर्किंग कर रहे हैं, और आइंदा साल आपका क्या टारगेट होगा? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इनवाइट किया और डिस्कवरिंग डायबिटीज़ को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, कि ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हम डिस्कवरिंग डायबिटीज़ के हवाले से बात कर सकें। डिस्कवरिंग डायबिटीज़ बेसिकली जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया कि अभी जो रिसेंट स्टडीज़ आई हैं एटलस की, उसमें टोटल जो पॉपुलेशन डायग्नोज है वो 33 मिलियन के करीब पाकिस्तान की पॉपुलेशन डायग्नोज है विद डायबिटीज़, और इतनी नंबर जो हैं 33 मिलियन इतने जो कि अनडायग्नोज हैं। तो डिस्कवरिंग डायबिटीज़ का जो ऑब्जेक्टिव है कि अनडायग्नोज पेशेंट को उनका रिस्क असेसमेंट करना और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। डिस्कवरिंग डायबिटीज़ 3 फैक्टर्स के ऊपर काम कर रहा है। पहला फैक्टर है ट्रैक, दूसरा जो इसका फैक्टर है ट्रैक, कनेक्ट एंड सर्व। तो बेसिकली फर्स्ट फेज़ के अंदर जो हम काम कर रहे हैं ट्रैक के ऊपर, ट्रैक के अंदर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, हम फिज़िकल जा रहे हैं, मॉल्स के अंदर जा रहे हैं, हम ट्रेड एक्टिवेशंस कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेट्स को टच कर रहे हैं, जिसमें 4 सिंपल क्वेश्चन है। उन 4 क्वेश्चन के तहत आप अपना रिस्क असेस कर सकते हैं। उसमें अगर स्कोर 4 या 4 से ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आप डायबिटीज़ रिस्क के ऊपर हैं।
जो पेशेंट डायबिटीज़ रिस्क के ऊपर आते हैं हम उनको कनेक्ट करते हैं टेलीमेडिसिन के थ्रू डॉक्टर के साथ, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके साथ जो हमारे जो डायग्नोस्टिक पार्टनर हैं, डायग्नोस्टिक पार्टनर में हमारे चुगताई लैब वाले हैं, वो हमें HbA1c बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर। तो इस ड्राइव के थ्रू हमारी कोशिश ये है कि हम उन पेशेंट को सर्व कर सकें जो कि अब तक अनडायग्नोज हैं। हमारी इनिशियल जो टारगेट है, जो हमारा जिसको हम एग्रेसिवली चेस कर रहे हैं, वो है 1 मिलियन, यानी 10 लाख लोगों को हमने उनका रिस्क असेसमेंट करना है। सही। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ आऊँगी दोबारा। मुझे बताइएगा ज़्याबिटीज़ के मरीज़ों के हवाले से कि हम अगर बात करें, ज़्यादातर टाइप 2 बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, 95% जो है वो टाइप 2 है। लेकिन ग़िज़ा मतलब ये है कि प्रॉपर जो है वो मेडिसिन ना लेना, ज़्यादातर हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो जाते हैं। अगर प्रॉपर मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो वो हाइपोग्लाइसीमिया के बाद वो फिर कॉम्प्लिकेशंस जितनी हैं उसमें शिकार हो जाते हैं। अगर मरीज़ एक डायग्नोज हो गया है, और इंसुलिन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ के लोग कहते हैं अगर हमने इंसुलिन इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर गुर्दे फेल हो जाएंगे या हार्ट अटैक हो जाएगा, ये बड़ा एक लोगों के जहनों में सवाल है। तो हमें बताइएगा कि किस तरह इंसुलिन ज़्याबिटीज़ के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है और किस तरह वो कंट्रोल करती है ज़्याबिटीज़ को। देखिए, असल में मैं अक्सर अपने मरीज़ों को ये बताता हूँ कि राइट मेडिसिन फॉर द राइट पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लोग मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब इंसुलिन लगा दें, इंसुलिन बड़ी अच्छी है। फिर दूसरे लोग आते हैं, डॉक्टर साहब अगर एक दफ़ा हम इंसुलिन के ऊपर आ गए तो हम गोलियों पे नहीं आ सकेंगे। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि राइट मेडिसिन फॉर द राइट पेशेंट। जिस पेशेंट के अंदर मेडिसिन ज़रूरी है उसमें मेडिसिन दी जाएगी, जिस पेशेंट के अंदर इंसुलिन ज़रूरी है उसमें इंसुलिन दी जाएगी। बेसिकली ये जो अर्ली इंसुलिनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये आज से 25 साल पुराना है। आज से 25 साल पहले हमारे पास 1 या 2 मेडिसिन हुआ करती थी, सल्फोनाइल यूरिया थी या मेटफॉर्मिन होती थी, तो सबको ये लगता था कि शायद इंसुलिन दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ है। अगर हम अभी की गाइडलाइंस की बात करें, चाहे वो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की गाइडलाइन है या हमारी अपनी पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की गाइडलाइन है, तो उसमें सबसे टॉप पे वो मेडिसिन आती हैं जो आपके दिल को बेनिफिट करती हैं। ऐसी ड्रग्स आ गई हैं, ऐसी मेडिसिन आ गई हैं जो ना सिर्फ शुगर को कंट्रोल करती हैं, बल्कि आजकल तो शुगर के मरीज़ों के अलावा नॉन डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर भी हार्ट फेलियर में या दिल के मर्ज से बचाने में काम आती हैं। तो जब आपके पास वो मेडिसिन मौजूद हैं जो आपकी शुगर को भी कंट्रोल कर रही हैं, आपके दिल के रिस्क को भी कंट्रोल कर रही हैं, तो सबसे पहले उन्हें ट्राई करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली अगर किसी पेशेंट के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि आपको इंसुलिन देनी है, तो वो यूजुअली वो पेशेंट होता है जहाँ हमारी मेडिसिन फेल हो चुकी होती हैं या कुछ ऐसी इंडिकेशंस होती हैं कि पेशेंट के अपने पेनक्रियाज में जूस बाकी नहीं होता है, तो मेडिसिन काम नहीं कर पा रही होती हैं, तो फिर इंसुलिन की बारी आती है। बीटा सेल्स की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बीटा सेल्स की बात कर रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि गोलियाँ गुर्दे फेल कर देती हैं। मैं उन्हें यही कहता हूँ कि शुगर के मरीजों के अंदर तो हम जो एनसेट्स गोलियाँ आती हैं ना, जैसे दर्द की गोलियाँ होती हैं, हम उन्हें देते हुए हमारे हाथ कांप रहे होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि दर्द की गोलियाँ गुर्दे फेल करती हैं और शुगर के मरीजों के गुर्दे पहले ही कमज़ोर होते हैं। तो अगर आपके गुर्दे पहले ही कमज़ोर हैं तो पूरी दुनिया ऐसी मेडिसिन को अप्रूव क्यों करेगी जो गुर्दे ख़राब कर सकती हैं? कोई भी एक सिंगल ऐसी मेडिसिन अप्रूव पूरी दुनिया में नहीं हो सकती है जो शुगर की मेडिसिन हो, जो आपके गुर्दों को ख़राब कर सके, जो आपके दिल को ख़राब कर सके। एक मेडिसिन अप्रूव हुई थी आज से 30 साल पहले, रोज़िग्लूटाज़ोन नाम से। जैसे ही पता चला कि ये मेडिसिन दिल को नुकसान पहुंचा रही है, फ़ौरन उसको बैन कर दिया गया। उस दिन के बाद आज तक जो भी मेडिसिन अप्रूव होती है, हमें पता है अप्रूव अमेरिका से ही होती है। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन तो बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। सेल्फ मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ मेडिकेशन मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको नुकसान दे सकती है। हर मेडिकेशन के अपने साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है या दिल का मरीज़ है, तो एक सर्टेन टाइप की गोलियाँ होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं ग्लिटाजोन्स के नाम से आती हैं। वो अगर आप उस मरीज़ को देंगे तो उस मरीज़ को नुकसान पहुँचाएंगी। इसी तरह से कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको एक ख़ास किस्म का कैंसर होने के चांसेस होते हैं, उनकी फैमिली के अंदर होती है एमसीटी। एग्जैक्टली, उन पेशेंट्स के अंदर अगर हम GLP-1 एनालॉग टाइप की गोलियां इंजेक्शन होते हैं वो देंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे। तो ज़ाहिर है आपके डॉक्टर को ही पता होता है कि कौन से पेशेंट को किस किस्म की मेडिसिन देनी है, किस डोज में देनी है। अगर आपके चाचू या आपके मामू कोई मेडिसिन खा रहे हैं और उनकी शुगर कंट्रोल है और आप कहें कि डॉक्टर के पास जाने के बजाय मैं भी ये मेडिसिन खाना शुरू कर दूँ, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इतना ज़्यादा रिस्की हो सकता है कि ये आपको कैंसर भी करवा सकता है। डेफिनेटली कैंसर करवाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जो कि फैमिली हिस्ट्री में मौजूद होते हैं, जैसे मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। अगर आपकी फैमिली में वो मौजूद है और हम एक स्पेसिफिक ड्रग
ड्रग आपको देना शुरू कर देंगे तो होने के चांसेस होंगे। तो हमेशा अपने डॉक्टर से पूछें, आपका डॉक्टर आपको असेस करेगा, असेस करने के बाद आपको डाइट थेरापी देगा, आपको एजुकेट करेगा, फिर ये फैसला करेगा कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो ना सिर्फ आपकी शुगर को कंट्रोल करेगी बल्कि आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी, उल्टा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी। फिर ही आप अपनी शुगर से सही तरीके से नबर्द आज़मा हो सकते हैं। सर मुझे बताएं, कितने सालों तक अगर ज़ियाबतीस के मरीज़ सही वक्त पर मेडिसिन लें, सही अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें और वॉक करें, तो कितने साल तक, अगर आज उसको ज़ियाबतीस हुई है तो कितने सालों तक वो अपनी मतलब अच्छी सेफ लाइफ गुजार सकता है और कॉम्प्लिकेशन से बच सकता है? मेरे पास एक पेशेंट परसों आया था, ही इज़ डायबिटिक सिंस 1974, 1974 से वो शुगर का मरीज़ है। मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 46 साल की। 46 साल। जब मैंने उसके टेस्ट करवाए तो उनके गुर्दों का टेस्ट भी मेरे अपने गुर्दों के टेस्ट से बेहतर था। जब मैंने उनको आंखों के डॉक्टर साहब के पास रेटाइना के चेकअप के लिए भेजा तो उनकी रेटाइना में किसी किस्म का कोई चांस नहीं था। इनफैक्ट जब मैंने उनका यूरिनरी माइक्रोएल्ब्यूमिनूरिया, एक ऐसा टेस्ट होता है जो हमें बताता है कि क्या शुगर ने आपके गुर्दों पर असर डालना शुरू कर दिया, जब मैंने वो करवाया तो वो भी नेगेटिव था। यानी 46 साल तक उस इंसान को शुगर है और उसने अपनी शुगर को कंट्रोल रखा हुआ है और उन पेशेंट को एक भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हुई है। तो मैं क्लियर कहता हूँ, आपके कुछ टारगेट्स हैं, आप अपने टारगेट्स हासिल करें, आप एक नॉर्मल इंसान की तरह हैं, आपको कभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी अगर आप अपने टारगेट्स हासिल करते रहेंगे। सही। सर मैं आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ये बताइएगा कि अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है, मतलब वो अपनी मेडिसिन ले रहा है, उसको क्या एहतियात करनी चाहिए कि वो मज़ीद इमराज से बच सके? यानी कि अगर वो हाइपरटेंसिव होने के चांसेस उसको ज़्यादा हैं या उसको दिल के मर्ज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो किस तरह अपने आप को इन दोनों बुलंद पेशारे खून और हार्ट अटैक से बचा सकता है? डायबिटीज़ के मरीज़ों में हाइपरटेंशन और दिल के मसले होने का इम्कान, जैसे मैंने पहले भी बात की, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। तो उसको किस तरह रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए? हमारे पास एक उर्दू में कहावत भी है कि भाई एहतियात इलाज से बेहतर है। तो डायबिटीज़ तो हो गई, एक बीमारी हो गई, अब एहतियातें इस तरह की बहुत ज़रूरी हैं कि उस पर एड ऑन दूसरी बीमारियां ना हो। सबसे बेहतरीन तरीका है कि शुगर का बेटर कंट्रोल, कि अपने शुगर की जो भी दवाइयां हैं, जो भी एहतियातें हैं वो करें। डायबिटीज़ का जो टारगेट है उनका HbA1c का वो कंट्रोल हो। सही। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो लाइफ स्टाइल इज़ कॉर्नर स्टोन। कि अगर सिर्फ दवाइयाँ नहीं, अपने मरीज़ों को बार बार ये चीज़ समझा रहा होता हूँ कि दिल की बीमारी या ज़ियाबतीस वो ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि लाइफ स्टाइल की बीमारियाँ हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, आपको फ्लू हो गया, निमोनिया हो गया, डॉक्टर के पास गए, दवाई ली, एक हफ्ता दवाई खाई, यू आर फाइन, यू आर फिट टू गो, जो करना है दूसरे दिन करना शुरू कर दें। मगर ये बीमारियां ऐसी हैं कि वो तमाम ज़िंदगी आपके साथ रहेंगी। उसके लिए आपको अपना पूरा लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? आपको अपनी डाइट, अपनी वॉक और साथ में मेडिसिन, तीनों चीज़ों पे बहुत तवज्जो कि आप रेगुलर एक्टिविटी रखें। रोज़ाना एटलीस्ट 30 से 45 मिनट की वॉक हो। आपकी ग़िज़ा में मीठे के अलावा आपकी जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, डीप फ्राई की हुई चीज़ें हैं, जंक फूड्स हैं स्पेशली, वो अगर आप अवॉइड कर रहे हैं और एक हेल्दी वेट मेंटेन कर रहे हैं, एक्टिविटी, हेल्दी वेट मेंटेनेंस, डाइट की एहतियातें और शुगर का अच्छा कंट्रोल, ये ऐसी चीज़ें हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि आप शुगर की पेचीदगियों को, जैसे इनने मिसाल भी दी कि 40 साल तक आप रोक सकते हैं। तो अगर इन चीज़ों को फॉलो करते रहें, अपने टारगेट्स को, वेट का टारगेट, शुगर का टारगेट, ब्लड प्रेशर का, अगर विद इन रेंज है तो आपको बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अहम हैं। और दिल की दवाइयों के हवाले से भी उसकी शुगर की, कि जैसे मैंने पहले कहा कि दिल के शुगर के मरीज़ों में जो अमवात होती हैं वो 80% दिल की पेचीदगियों की वजह से, वरना जो दूसरी पेचीदगियाँ हैं वो 20% रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के लिए। तो इसीलिए पूरी दुनिया में अगर शुगर की कोई भी दवाई मार्केट की जाती है तो ये कोशिश होती है कि उसके दिल के असरात भी मालूम हो। आया वो दिल को सपोर्ट कर रही है, दिल को नुकसान तो नहीं दे रही। जैसे एक मिसाल उन्होंने भी दी थी कि पहले कुछ साल पहले एक दवाई मार्केट में आई थी, पहले तो उसका बहुत अच्छा हुआ कि बहुत फ़ायदा हो रहा है, बट लेटर ऑन पता चला कि उससे शुगर को तो शायद कुछ फ़ायदा हो रहा है, बट उल्टा आपके दिल को नुकसान हो रहा है। उन मरीज़ों को हार्ट फेलियर डेवलप हो रहा है। तो अभी आजकल जो न्यूअर दवाइयाँ आ रही हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ आ रही हैं, वो ना सिर्फ शुगर को अच्छा कंट्रोल करती हैं, उसके साथ साथ दिल को प्रोटेक्ट करती हैं, दिल के मसले होने को रोकती हैं। और अगर
एडिशनल दिल का मसला है तो उसकी पेचीदगियों को भी रोकती हैं। तो सबसे बेहतर है कि सेल्फ मेडिकेट भी ना करें, दवाइयाँ लेनी हो तो किसी मुस्तनिद एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाके वो दवाइयाँ जो कि न्यूअर हैं और अच्छी हैं, शुगर के साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती हैं और डैमेज को बचाती हैं, इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करें। सही, हम आएंगे सैफ साहब के पास। मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों ने टारगेट रखा हुआ है, मार्केट आपने टारगेट पूरा कर लिया है आपने, कि आपने मॉल्स में जाकर सर्चिंग की है, आपने किड्स का एक प्रोजेक्ट आपका चल रहा है जो आप स्कूलों में कर रहे हैं, क्या आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल तक आप जाएंगे? क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उस वक्त मतलब उनमें भी हमने जो है वो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा देखी, ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल के। स्कूल में हमने अभी टारगेट थोड़ा सा कम देखा है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि वो डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो स्कूल लाइफ से ही उनका फास्ट फूड चल रहा है और फिर कॉलेज लाइफ में और फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में। तो क्या आप लोगों का टारगेट यूनिवर्सिटी का भी है? जी बिल्कुल, हमारा जो लाइन एक्सटेंशन के अंदर हम यूनिवर्सिटीज़ को भी और कॉलेजेस को भी अप्रोच कर रहे होंगे। अभी लास्ट वीक भी हमारी एक मीटिंग हुई थी हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, जिसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान थे और हमारी टॉप मैनेजमेंट थी, और उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया कि इसको हमें मासेस पे अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। एंड ही विल टॉक विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के वो करिकुलम में तमाम चीज़ें ऐड की जाएँ, ताकि स्कूल के बच्चों के साथ साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बच्चों के पूरी हम एजुकेट कर सकें डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन के हवाले से, उनकी प्रिवेंशन के हवाले से। स्कूल के हवाले पर हम फिज़िकल प्रोग्राम्स भी हमने किए हैं, सेशंस किए हैं, साथ साथ जो है जो हमें जो सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है एक मेजर चंक जो है वो यंगस्टर्स का है, जिसमें स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे होते हैं। तो उन्होंने भी हमें बहुत से लोगों ने अप्रोच किया है, जैसे मैंने बताया था हमारा जो टारगेट है 1 मिलियन का टारगेट है अभी इनिशियली, जिसको हम एग्रेसिवली चेस कर रहे हैं। अब तक तकरीबन हमें 2 लाख लोगों ने अप्रोच किया है थ्रू हमारे सोशल मीडिया, और तकरीबन 50,000 हमें अप्रोच किया जो हमने फिजिकल इंटरेक्शन के थ्रू हमने उनसे रिस्क असेसमेंट करवाई है। आपका कोई टोल फ्री नंबर भी है जिस पे आप अप्रोच कर सकते हैं लोग? बिल्कुल ऐसे ही है, 08006664666। सही, मतलब अगर कोई भी इस पे कॉल कर सकता है और कोई भी अपने आप को वहाँ पे मतलब इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकता है और इस तरह मतलब कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि पूरी एंडोक्राइन सोसाइटी आपके साथ काम कर रही है इस वक्त पाकिस्तान में, तो वो कनेक्ट हो सकता है आपके इस प्रोजेक्ट के साथ। हमारे टोल फ्री नंबर के ऊपर कोई भी अगर कॉल करेगा तो उसका वहाँ पे हमारा क्वालिफाइड डायबिटिक एजुकेटर बैठा हुआ है, जो उससे वो रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चंस पूछेगा। अगर उसका 4 से स्कोर 4 या 4 से ज़्यादा आता है तो उसको फिर वो आगे फॉरवर्ड करेगा डिफरेंट टेस्ट के ऊपर, जिसमें HbA1c मेजर है। HbA1c रीडिंग के बाद उस पेशेंट को रेफ़र किया जाएगा फॉर द टेलीमेडिसिन। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या ये प्रोजेक्ट हम थोड़ा सा अगर अवेयरनेस के हवाले से अगर हम काम करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं और कॉलेज लेवल के कि वो अपनी फैमिली को भी समझा सकते हैं। अगर फैमिली में उनके डायबिटिक पेशेंट हैं, जैसे उनकी वालदा डायबिटिक हैं या उनके वालिद डायबिटिक हैं या उनके चचा कोई डायबिटिक हैं, तो वो अपनी फैमिली को थोड़ा सा बता सकते हैं। अगर हम अवेयरनेस के सेशन जैसा आपका प्रोजेक्ट चल रहा है उसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें और यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पर उनको डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताएं, तो ये ना सिर्फ सर्चिंग का काम हो सकता है बल्कि कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अगर हम अपने एक्सपर्ट्स को ले जाकर एक वहाँ पर एक क्लास दें या इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताएं, तो बहुत सारे लोग जो डायबिटीज़ का शिकार हैं वो भी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, और जैसे मैंने बताया कि हमारी लाइन एक्सटेंशन के अंदर है कि हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी को भी अप्रोच करें। भी इनिशियली जो हमने टारगेट किया है जो क्रॉनिक केसेस हैं जहाँ पे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उनको हमने अप्रोच किया है, और होपफुली हम होपफुल हैं कि इंशाअल्लाह मार्च तक हमारा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा डिस्कवरिंग डायबिटीज़ के प्रोजेक्ट का, तो हम जो अपना टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट फेज़ में इंशाअल्लाह जैसे आपने मेंशन किया है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सही, मैं डॉक्टर नदीम की तरफ आऊँगी। डॉक्टर नदीम, मुझे ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि डायबिटीज़ का मरीज़ आज हम देखते हैं वो किसी शादी में जाता है, वो कहता है मैं थोड़ा सा तो मीठा खा लूँ, एक कोल्ड ड्रिंक मैं पी लूँ, तो अब वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो कहता है एक टैबलेट ली थी मैंने, चलो मैंने ये ज़्यादा ले लिया है, थोड़ा सा मीठा ज़्यादा ले लिया है, कोल्ड ड्रिंक ले ली, तो मैं अब 2 ले लेता हूँ। मतलब उसको क्या नुकसान होगा? देखिए, मैं हमेशा अपने मरीज़ों को कहता हूँ कि हमें इंसानों को ट्रीट करना है, हम रोबोट्स को ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप किसी इंसान की ज़िंदगी रोबोट की ज़िंदगी बना देंगे तो डेफिनेटली वो फिर डिप्रेशन में चला जाएगा।
ऑफिशियली मैं कभी नहीं कह सकता कि आप मीठा लें, आप कोल्ड ड्रिंक लें, कोई भी चीज़ लें, उसकी वजह ये है कि डेफिनेटली वो नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अगर अनऑफिशियली आप अपने डॉक्टर को बिना बताए कभी 1 महीने में एक दफ़ा चीट कर लेते हैं तो ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होगी। सो वंस इन अ मंथ इज़ नॉट बैड, ठीक है। लेकिन अगर आप हर हफ्ते या कोई हफ्ते में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा इस किस्म की चीज़ें करने लगेंगे तो डेफिनेटली फिर वो आपकी HbA1c के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, और जब वो इफेक्ट होगा तो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगी। शुगर की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे बुरी बात यह है कि अगर कॉम्प्लिकेशंस एक दफ़ा हो जाएं तो उन्हें रिवर्ट करना हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है। हम मरीज़ की शुगर कंट्रोल भी कर लें तो भी अगर मरीज़ के गुर्दे आधे ख़राब हो चुके हैं तो हम उसको ठीक नहीं कर पाते, मरीज़ की नसें ख़राब हो चुकी हैं हम उसको ठीक नहीं कर पाते, मरीज़ के पैरों में ज़ख्म बनना शुरू हो चुके हैं हम उसको ठीक नहीं कर पाते, मरीज़ को दिल का दौरा या फालिज का हमला हो चुका है हम उसको ठीक नहीं कर पाते। यही रीज़न है कि मैं अपने मरीज़ों को हमेशा कहता हूँ कि अगर आज नहीं तो कभी नहीं, अगर आज से ही आप एहतियात करना शुरू कर देंगे तो बहुत कम मेडिसिन से हम आपकी शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे। जहाँ तक सवाल है कि मैं 1 गोली एक्स्ट्रा खा लूँगा या 2 यूनिट इंसुलिन के एक्स्ट्रा लगा लूँगा, तो अब बिना अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पूछे ये वाले काम ना किया करें। उसका रीज़न ये होता है कि इंसुलिन हो या गोलियाँ हो ये 24 घंटे काम करती हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आप इस चक्कर में होते हैं कि मैंने 1 गोली एक्स्ट्रा खा ली, उस वक्त तो आपने थोड़े से कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिए होते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा गोली अगले 24 घंटे तक काम कर रही होती है और फिर आप हाइपोग्लाइसीमिया में जाना शुरू हो जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि वो फ़ौरन ही आपको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करता है। सही, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया में आपकी ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। सोते में अल्लाह ना करे आपका ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो आप मधोशी में चल जाएं, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप मधोश हैं और आपकी डेथ भी हो सकती है उसमें। तो बेहतर ये नहीं है कि अगर एक थोड़ा सा बदपरहेजी एक पेशेंट ने कर लिए, वो ज़्यादा यूनिट इंसुलिन के लिए या वो गोली की एक मकदार बढ़ाए, बेहतर ये है कि वो उस वक्त वॉक ज़्यादा कर ले। अगर वो 30 मिनट की वॉक करता है तो वो 40 मिनट की वॉक कर ले या 50 मिनट की वॉक कर ले। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है। ऑफिशियली तो अलो ही नहीं की जा सकती है, लेकिन चलें ठीक है, अगर आपने कर ली है तो आपको इन तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं। वंस इन अ मंथ ठीक है, किया जा सकता है, क्योंकि हमारी गाइडलाइन यही कहती है कि अगर कोई मरीज़ इंसुलिन पे नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं हुई हैं, सिर्फ टैबलेट्स के ऊपर है, तो अगर आपका HbA1c ठीक आ रहा है तो आपकी अगर महीने में 1 या 2 दफ़ा शुगर थोड़ी सी बढ़ी हुई भी आ रही है तो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं होती हैं। लेकिन ज़ाहिर है इसकी हैबिट बना लेना बहुत बुरी बात है। ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स पे जब सर्वे किया था, एक एमरजेंसी में पेशेंट जो जैसे गुर्दे फेल हो गए या हार्ट फेलियर हो गए, तो उनके अटेंडेंट से जब मैंने बात की तो उन्होंने की बात बताई कि जब अब्बू या वालदा बदपरहेजी कर लेते थे तो वो 1 टैबलेट ज़्यादा ले लेते थे। एग्जैक्टली नहीं, तो खासतौर पर मैंने हाइपोग्लाइसीमिया के भी जो पेशेंट देखे जो इमरजेंसी में लाए गए, उनमें भी यही चीज़ थी कि उन्होंने 1 टैबलेट ज़्यादा ले ली थी क्योंकि शादी में गए थे, उन्होंने वहाँ थोड़ा सा मीठा खा लिया था या कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल कर ली थी, तो वो उन्होंने फिर इंसुलिन ज़्यादा लगा ली। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब हाइपोग्लाइसीमिया एक बहुत बड़ा वो है कि आपको पता भी नहीं चल रहा आपका शुगर लेवल कम हो गया और आपकी डेथ हो गई। मतलब कितने घंटे आप 8 घंटे सो रहे हैं और सोते में आपकी अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना, आपके किसी घर वालों को पता चलेगा कि आपका शुगर लेवल इतना डाउन हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और जब मैंने इस पर सर्वे किया था तो मैं हैरान रह गई थी कि कितने ज़्यादा लोग इस तरह करते हैं कि वो एक एक्स्ट्रा मेडिसिन ले लेते हैं और एक यूनिट भी ज़्यादा लगा लेते हैं। तो एक ये हाइपोग्लाइसीमिया भी एक बहुत बड़ी मतलब कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की, जिसमें मौत वाक़ई हो जाती है। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये हम जो अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं आप लोगों को अटेंड करने चाहिए। मैं कल बैठा सोच रहा था कि मैंने अभी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे आ रहा है तो सिर्फ मैंने एक अकेले डॉक्टर ने पिछले 10 दिन में 13 सेशन किए होंगे, जिसके अंदर टीवी के सेशन, रेडियो के सेशन, आम लोगों के लिए सेशन, डॉक्टर्स के लिए सेशन, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके। तो हम पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर, फार्मी, वो हमारी पूरी कोशिश है। जब से हमने ये 33 मिलियन का एक वो देखे हैं स्टेट्स देखे हैं तो हम लोग खुद परेशान हो गए। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट सीरियसली। और जो हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा, मैं अक्सर यही अपने लेक्चर्स में कहता हूँ कि क्या हम फ्यूचर जनरेशन हमारी सेफ़ है, तो इसका जवाब है कि हरगिज़ नहीं। मैं छोटा था, मुझे अच्छी तरह याद है, छोटा सा नहीं था खैर, जब मैं MBBS में पढ़ता था तो हमारे टीचर हमें पढ़ाया करते थे कि टाइप 2 डायबिटीज़ 40 ईयर्स से ज़्यादा उम्र में होती है। इस वक्त मेरे पास 16 साल के, 14 साल के, 12 साल के बच्चे आ जाते हैं डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के साथ। मैं उनके टेस्ट छुपा रहा होता हूँ। मैं कहता हूँ बच्चा इस टेस्ट को छुपा दो, मैं तुम्हें डाइट चार्ट दे रहा हूँ, इस डाइट चार्ट को फॉलो करना, 2 महीने बाद हम टेस्ट रिपीट कराएंगे, वो कम आएगा, हम कहेंगे आपको शुगर ही नहीं थी। आप सिर्फ एक बात सोचें, 16 साल की बच्ची को साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा अगर हम उसको बता दें कि आपको शुगर हो गई है। हम कोशिश कर रहे होते हैं चीज़ों को कंट्रोल करने की, लेकिन ये इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि हमारे हाथ से निकल रहा है। मतलब मोटापे का अगर हम देखें, पाकिस्तान में जो मोटापे की तादाद है वो 45% बच्चों की है। मतलब स्कूल लाइफ के बच्चे अगर वो 20 साल की उम्र में उनको डायबिटीज हो गई तो वो 30 साल की उम्र में कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाएंगे। 20 की बात पेचीदगियों का मतलब ये है कि वो उस वक्त माशरे का मतलब एक उन्होंने अपनी फैमिली को के लिए जॉब करनी है, या उस वक्त वो
मौशी तौर पर मतलब वो किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली को अगर वो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो गए हैं? सबसे पहले तो डिप्रेशन में चले जाते हैं ना। आप 20 साल की बात कर रही हैं, अमेरिका में सर्च स्टडी हुई थी, 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। 11 साल, 12 साल, 13 साल का बच्चा जिसको कुछ पता भी नहीं है, उसे समझ भी नहीं है, और वो टाइप 2, देखें टाइप 1 को आप रोक नहीं सकते। अगर हम टाइप 1 की बात करें ना, जेनेटिक है, उसका कोई तरीका नहीं है रोकने का। टाइप 1 को उसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जिस चीज़ को आप रोक सकते हैं हम उसे ही नहीं रोक पा रहे हैं। आप देखें तो सही, हमारे बच्चे होते थे, हमारे ज़माने के अंदर हम बाहर स्कूल से बाहर खेलने जाया करते थे, ग्राउंड्स होते थे, ये गेम का तो कोई मोबाइल गेम का और मोबाइल वीडियोस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हमारे बच्चे बाहर ही नहीं जाते हैं। आप लोगों ने वो फ्रेंच फ्राइज और जिंगर और बाहर की चीज़ें इतना ब्लाइंडली हमने फॉलो करना शुरू कर दिया। चलिए ठीक है, अगर आप वेस्ट को फॉलो करते हैं तो वेस्ट की अच्छी आदत को भी तो फॉलो करें। आप जर्मन चांसलर की बात करें, एंजेला मेरिकल, आपको पता है एंजेला मेरिकल और उसके जो हस्बैंड हैं वो अपने घर के बर्तन खुद धोते हैं। आजकल हमारे हर घर के अंदर 2 मासियाँ मौजूद हैं जो घर के बर्तन धोती हैं, और बाहर जो साहब हैं उनकी गाड़ी धोने के लिए एक बंदा अलग से आ रहा होता है। यानी जो हेल्दी हैबिट्स थी वेस्ट की, हमने उनको नहीं अडॉप्ट किया, जो अनहेल्दी हैबिट्स थी उनको अडॉप्ट किया, और अपनी अनहेल्दी हैबिट्स भी साथ में रखी। तो वो एक ना जो एक मिक्सचर बन के सामने आ गया, वो मिक्सचर हमें ये बता रहा है कि इस वक्त हम दुनिया में टॉप पे हैं। वी आर ऑन द फर्स्ट नंबर एज फार एज प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज इज कंसर्न। आप सोच सकते हो पूरी दुनिया के अंदर आप पहले नंबर पे हो डायबिटीज़ की प्रेवलेंस में, कोई मजाक नहीं है। तबाह हो जाओगे आप लोग। सही। समय आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा, हम हार्ट अटैक की बात करते हैं, पाकिस्तान में 2.5 लाख बात हो रही हैं सालाना हार्ट अटैक की, ना सिर्फ डायबिटीज़ बल्कि हार्ट अटैक अगर देख लें, बुलंद फिशार खून देख लें, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में है, मतलब रिमोट हमारे हाथ में है एक तरीके से, हम इसको नहीं होने दे सकते। मतलब अगर हम अपनी बात करें तो हमारे हाथ में कंट्रोल है इसका। अगर मैं हेल्दी फूड खाऊं या मैं वॉक करूं या मैं फास्ट फूड को बिल्कुल अवॉइड कर दूं तो मैं ना डायबिटीज़, ना दिल का मर्ज, ना बुलंद फिशार खून नहीं हो सकता। लेकिन हमने रिमोट अपना दूसरों के हाथ में दे दिया है इस वक्त। मतलब सूरत हाल ये है कि हम जंक फूड को अपना रिमोट दे दिया है, वो हम खा रहे हैं, ना हम वॉक कर रहे हैं, ना हम चल फिर रहे हैं, ना हम कोई एक्टिविटी करते हैं। बच्चों का बहुत बड़ा अलमिया है। तो दिल के अमराज भी इस तरह बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जैसे डायबिटीज़ है, बुलंद फिशार खून है। हम क्या देख रहे हैं आइंदा? उसमें दिल के अमराज और बुलंद फिशार का जो खून है उसमें दोनों चीज़ें में दूसरी चीज़ ये भी अहम समझने की ये मल्टी फैक्टोरियल होते हैं। जैसे आपने बताया कि डाइट, लाइफ स्टाइल, उसके साथ साथ कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बट जो चीज़ हमारे हाथ में है, जो चाबी हमारे हाथ में है, उसको तो हमें डील करना चाहिए। तो उसमें सबसे अहम चीज़ जितना अर्ली हो सके, जैसे डायबिटीज़ पहले हम सुनते थे कि भाई 40 के बाद होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ अब जल्दी होने लगी है। इसी तरह हार्ट अटैक पहले हम ये सुनते थे कि भाई दिल की बीमारी बूढ़ों को होती है या मर्दों को होती है। ये भी एक बहुत अहम चीज़ है बताने की कि अभी आजकल ख़वातीन में, और वो भी मतलब मिडिल एज तकरीबन 30-40 के बीच की उनके जो थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ है उसमें ख़वातीन आ रही हैं, स्पेशली विद मेजर हार्ट अटैक्स। मैंने बहुत सारी ख़वातीन की एंजियोप्लास्टियाँ की हैं इस उम्र में, और नौजवान स्पेशली स्मोकिंग की वजह से। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है जो कि दिल के अमराज का सबब बनता है, हार्ट अटैक का सबब बनता है यंगर एज में, 20 से 30 साल की उम्र में, जो कि पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता। 20 से 30 साल का नौजवान जो कि हार्ट अटैक का साथ आता है, और फिर हार्ट अटैक के बाद उसका दिल का आधा हिस्सा काम ही नहीं कर रहा। लाइक अगर आप बाकी जिस्म देखें, किसी को फालिज हो जाए उसका आधा हिस्सा काम नहीं करता, दिल का भी ऐसा ही होता है, वो हमें नज़र नहीं आता, बट दिल की परफॉर्मेंस आधी हो जाती है। जो एक नॉर्मल इंसान का दिल काम कर रहा है वो ऐसा ही है जैसा एक फालिज ज़िदा आदमी है। वो आप उसकी परफॉर्मेंस को एक नॉर्मल आदमी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि अगर किसी को 20-30 साल की उम्र में फालिज हो जाए तो उसकी बाकी ज़िंदगी क्या होगी, वो ज़िंदगी के बाकी प्रोसेसेस कैसे कैरी ऑन कर पाएगा। दिस इज़ सेम एप्लीकेबल विद द हार्ट। दिल का अगर हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक किसी को आ जाता है तो फिर उसमें ऐसा समझें कि आधा दिल काम नहीं करता। सही। अच्छा, एक और चीज़ ज़ियाबतीज़ की कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से जो बहुत अहम है बताना, कि जैसे दिल के मसाइल होते हैं इस तरह हम जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं सिर्फ हार्ट नहीं, कार्डियोवैस्कुलर डील करते हैं। दिल के साथ दूसरी शरियानें, खुसूसन वो शरियानें जो टांगों को और बाजुओं को खून सप्लाई करती हैं। ज़ियाबतीज़ के मरीज़ों में जो दूसरा बड़ा मसला अहम होता है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि भाई ज़ख़म हो जाता है, ठीक नहीं होता। बहुत एक कॉमन चीज़ है कि भाई पैर में ज़ख़म हो गया, नॉन हीलिंग अल्सर्स हम उन्हें कहते हैं कि भाई पैर में ज़ख़म हो गया, ठीक नहीं हो रहा।
तो उसकी वजह ये होती है कि जैसे दिल की शरियानों में ब्लॉकेज आती है, ऐसे वो शरियानें जो टांगों को खून सप्लाई करती हैं वो भी ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। और अगर एक बार वो शरियानें ब्लॉक हो जाएं तो फिर पैरों में, टांगों में खून की सप्लाई सही नहीं जाती, फिर अल्सर्स बनते हैं। सर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप तीनों का कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर नदीम नईम साहब जो हमारे मेमन इंस्टीट्यूट से आए हैं, सर हमारे डॉक्टर असद मुफ्ती साहब तबा हार्ट सेंटर से इनका ताल्लुक़ था, बहुत शुक्रिया सर आप प्रोग्राम में आए। सैफुल हसन साहब फार्मेवो से डायरेक्टर मार्केटिंग, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हमारे प्रोग्राम का टाइम इस वक्त ख़त्म होता है। ज़्याबितीज़ के हवाले से मैं यही कहूँगी कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। ना अच्छी ग़िज़ा, चहलकदमी, ये सब अगर हम अपनी ज़िंदगी का स्टाइल बना लें तो ना सिर्फ ज़्याबितीज़ बल्कि हार्ट अटैक और बुलंद खुशार खून से भी हम निजात पा सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।